तो दो लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है और किसी तल से टकराई और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट गई, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये होता कितने प्रकार से दोस्तों? दो प्रकार के। अगर मान लो मैं अगर चिकना शीशा ले लिया और शीशे पे टार्च को अगर जलाऊंगा, टार्च की रोशनी आएगी तो इस पे टकराने के बाद क्या होगा? इधर की रोशनी चली जाएगी। जबकि अगर कागज का कोई टुकड़ा लिया, कागज पे जलाऊंगा तो रोशनी उतना रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? शीशे का जो सरफेस था वो चिकना था, जबकि कागज का जो सरफेस था शीशे के कंपेयर में कैसा था? खुरदुरा था। तो जहां पे खुरदुरा सरफेस हुआ दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि कागज के टुकड़े पर जो परावर्तन हुआ वहां पे अनियमित परावर्तन हुआ, जबकि शीशे पे कैसा हुआ? नियमित परावर्तन। ठीक है, इसके लिए जो समतल पृष्ठ होना चाहिए वो प्लेन होता है। देखो जैसे कि इसमें क्या मैंने किया, एक दोस्तों क्या है? समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ या समतल दर्पण बोल सकते हैं, कुछ भी हो। इस पे कोई प्रकाश किरण जैसे ऐसे आई, एक और आई, और मान लेते हैं एक और आई, तो जिस एंगल से आती है दोस्तों ये उसी एंगल से क्या होंगी? चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो कैसा परावर्तन होगा? नियमित। नियमित परावर्तन में जो संपृष्ठ होता है वो कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है। समझ में आया? इसका सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा। जबकि अनियमित में सरफेस कैसा होगा? खुरदुरा। खुरदुरा, ठीक है, रफ सरफेस बोलते हैं। इसमें कैसे डायग्राम बनेगा? इस टाइप से, मतलब सरफेस हो गया उबड़ खाबड़। इस पे जैसे आने वाली किरण तो सेम एंगल से आएंगी, ठीक है, आने वाली किरण तो सेम एंगल से आएगी ही। अब ध्यान देना कि जैसे जो किरण आ रही है ये इस वाले भाग पे जाएगी तो इधर को चली जाएगी, कुछ इधर को चली गई, कुछ ऐसे चली गई, मतलब सबका जो जाने का डायरेक्शन है सेम एंगल पे नहीं जा रही है। इसलिए वहां पे जो परावर्तन होगा दोस्तों, कैसा परावर्तन होगा? अनियमित। ये अनियमित परावर्तन होगा। इसके लिए जो इसका सरफेस होगा वो कैसा होगा? खुरदुरा सरफेस होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? खुरदुरा सरफेस होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और ध्यान देना, इसको विसरित परावर्तन भी कहते हैं। इसको और एक नाम से क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि दैनिक जीवन में बताओ, कक्षा 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ विसरित, दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के कोई दो अनुप्रयोग। तो देखो, घरों में जो खिड़कियां वगैरह लगाई जाती हैं उसमें जो कांच फिट किए जाते हैं, शीशे की खिड़कियां लगाई जाती हैं, तो वो हल्का खुरदुरा होता है ना, या तो रंगीन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश क्या हो, उस पे जो परावर्तन उसका कैसा हो जाए? अनियमित हो जाए, मतलब कई डायरेक्शन में हो जाए, जिससे कि चकाचौंध न हो, है ना। दूसरी चीज, जो कागज वगज बनाए जाते हैं, अर्थात बोल सकते हैं अखबार, है ना, अखबार जो बनाया जाता है, अखबार जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो भी कैसा होता है? उस पर जो लाइट आती है तो परावर्तन होता है, तो वो भी अनियमित परावर्तन होगा। अगर नियमित होगा तो हम लोग सही से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आंख उससे प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों पर आएगी तो ज्यादा चकाचौंध हो जाएगा, नियमित अगर होगा तो इसीलिए वो खुरदुरे सरफेस होते हैं, तो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। तो दैनिक जीवन में इसका दो उपयोग बच्चों आप लोग ये बता देना कि अखबार वगैरह जो बनाए जाते हैं
खुरदुरे बनाए जाते हैं जिससे कि पढ़ने में हमको क्या हो, आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। उस पर लाइट आती है तो वहाँ पर अनियमित परावर्तन होता है। घरों में जो खिड़कियाँ लगाए जाते हैं शीशे के, वहाँ पे भी प्रकाश आती है तो उससे टकरा कर जो लौटती है तो वहाँ पर भी अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो बच्चों परावर्तन का जो नियम होता है दो प्रकार से होता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम को समझने से पहले मैं एक डायग्राम को समझा रहा हूं और यहाँ पे कई फार्मूले, कई डेरिवेशन आपको, कई जैसे इसकी डिफिनेशन, ठीक है, कई छोटे छोटे डिफिनेशन को आपको तैयार करा रहा हूं। जैसे देखो पहला है, जैसे देखो ये क्या हुआ, ये समतल दर्पण है, मतलब ये समतल दर्पण हो गया। कोई लाइट आ रही है तो आने वाली लाइट को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतित किरण। जैसे पहले आई, पहला नंबर किसको बोलेंगे? आने वाली को आपतित किरण। अब टकराएंगे यहां से, जहां पर टकराएंगे उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। जहां पर टकराएगी लाइट आकर आपतन बिंदु, और जहां तक टकरा कर होकर जा रही है, अब जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। दूसरा नंबर पे हो जाएगा परावर्तित किरण। पहले आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण। फिर क्या बोलेंगे दोस्तों? यहां पे जो हुआ अभिलंब हो गया। समझ में आया? ये क्या हो गया? अभिलंब। ये जो लाइन एक ड्रा किया बीच में नॉर्मल, या उसे अभिलंब बोलते हैं। आपतन कोण क्या होता है? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कौन से, इसके बीच जो कोण बना है इसी को तो आपतन कहते हैं। आपतन कोण किसके किसके बीच बना है? आई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं इसके परावर्तन के प्रथम नियम की। परावर्तन के प्रथम नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक काउंट नंबर दे दे रहा हूं। पहला, दूसरा, अब इसको तीसरा नंबर पर गिनना, और क्या करना, लास्ट में खींचा गया लिखकर, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। एक तल में या एक समतल में होते हैं। नहीं समझ में आया इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? कोई बात नहीं, चलो पहले, सबसे पहले जो मैंने लिखा नंबरिंग 1 2 3, उसके बाद बोल देना खींचा गया अभिलंब, तीनों एक में तल में होते। ये प्रथम नियम हो जाएगा। आओ चलते हैं कैसे। आप पहले नंबर पे किसको लिखा हूं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। ये हो गया बच्चों पहला नियम। देखो मैंने क्या लिखा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में या एक ही तल में स्थित होते हैं। हो गया कि नहीं आसान? पहला नियम परावर्तन का अगर समझना होगा तो कैसे कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इन तीनों का नाम लेकर आप खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे, ऐसे बोल देना। दूसरा नियम दोस्तों ये होता है कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो यही है परावर्तन के नियम 2। ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर देखो बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप डायग्राम के साथ इसको जब भी बनाइएगा या जब भी इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप एक बार डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कक्षा 10वीं के लिए परावर्तन और अपवर्तन ने 2-3 टॉपिक तो श्योर है कि हर सेट में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसे आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, परावर्तन और उसके नियम। चलो बच्चों, तो दोस्तों आगे मैं
इस परावर्तन के नियम पे आधारित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दिया है, इसमें एक कोण 40 अंश है, तो इस पे आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। मतलब R होता है परावर्तन कोण, I होता है आपतन कोण। तो देखो I का मान कितना दिया है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को तो आपतन कोण कहते हैं। तो इसका मान दिया है 40 अंश, इसका आंसर हो गया 40 अंश। अगर दोस्तों दिया है कि बताओ तब परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपको पता है कि जितना आपतन कोण होता है उतने तो परावर्तन कोण होता है, तो इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 40 अंश। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछा है। आपतन कोण कौन होता है, अच्छा आप लोग बताइए। आपतन कोण ये होता है और परावर्तन कोण ये होता है। तो ना आपतन कोण दिया है ना परावर्तन कोण दिया है, तो ये नीचे वाला हिस्सा। तो ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को अगर हम ऐसे बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा 30 अंश दिया है, तो बताओ ये पूरा कोण कितने अंश का बनता है। पूरा कोण दोस्तों 90 अंश का बनता है। तो ये 30 दे दिया थी, कितना हुआ 60 अंश। तो इसका मतलब कि ये जो कोण बनेगा वो 60 अंश बनेगा। तो जब ये परावर्तन कोण 60 अंश हो गया तो आपतन कोण भी कितना होगा 60 अंश। समझ में आया। चलिए आगे इसको देखिए, एक कोण 30 अंश है तो एक कोण कितना होगा, यही चीज फिर इसमें करिए, ये इस तरीके का बनेगा। तो एक कोण 30 अंश हो गया तो ये कितना होगा 60, क्योंकि टोटल कोण कितना होगा 90 अंश। तो इसमें आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 60 अंश, और परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा 60 अंश। समझ में आया। इसमें देखो दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा थोड़ा। इसका डायग्राम मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं कि ये ऐसे है एक समतल दर्पण, इस पे कोई लाइट ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब सीधा। तो पूछा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो जब कोई लाइट, अगर देखो जैसे ऐसे इस टाइप से करेंगे, जितना इसको झुकाते जाएंगे उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण उतना बढ़ता जाएगा, और जितना इसको सीधा करते जाएंगे उसका क्या होता जाएगा कम। और जब 90 अंश पे मतलब सीधा कर दोगे, तो जब लाइट को सीधा करोगे तो लाइट एकदम रिफ्लेक्ट होकर फिर सीधा निकल जाएगी, तो अभिलंब और उसके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। तो वहां पे दोस्तों उस कंडीशन में आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी क्या होगा 0। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप तैयार कर लीजिएगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि जब किसी प्रकाश किरण को किसी समतल पृष्ठ पे लंबवत डाला जाता है तो बताओ आपतन कोण का मान कितना होगा। लंबवत बेटा मतलब सीधा डाला जाएगा, तो उस समय क्या होगा 0 डिग्री होगा, और आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने रख रहा हूं कि यदि समतल पृष्ठ व आपतित किरण के बीच का कोण 40 अंश हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो परावर्तन कोण कितना होगा। चलो पहले आपको 10 सेकंड में दे रहा हूं टाइम, इसको आप लोग अपने मन में सॉल्व करके रख लो कितना होगा। चलो टिक 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 1, टिक 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 2, ठीक है 3 4, चलो 10 सेकंड है। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखना, समतल पृष्ठ व आपतित किरण ऐसे बना लेना। पहले इसको इधर ले लाइट करो या इधर से लाइट करो, बात एक ही है। यहां पर ध्यान देना, समतल पृष्ठ दिया है और क्या दिया है आपतित किरण। तो देखो दोस्तों समतल पृष्ठ ये होगा और आपतित किरण ये, तो इसके बीच जो कोण दिया है वो कितना दिया है 40 अंश। पूछा क्या है बच्चों आपसे परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण कौन होगा ये वाला होगा। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं ना रहा। समतल पृष्ठ व आपतित किरण, समतल पृष्ठ बच्चों ये होगा, आपतित किरण ये। अगर क्वेश्चन दिया होगा कि समतल पृष्ठ और परावर्तित किरण, तो मतलब ये वाला कोण होता परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ। तो हमको ये दिया है आपतित किरण के बीच, तो यहाँ पे 40 अंश हो गया, तो ये वाला कोण कितना होगा। आपको पता है कि ये पूरा कोण कितना होता है 90 अंश। तो जब ये 40 हो गया तो दोस्तों ये कितना होगा 50 अंश।
अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में वो ध्यान देंगे। देखो ये बच्चों, ये डायग्राम इस तरीके से था। ये बताओ ये पूरा टोटल कोण कितना होता है? 90 अंश। ये 40 दे दिया तो इसको मान लो यक्स, तो हम कह सकते हैं यक्स प्लस 40 अंश बराबर 90 अंश। तो यहाँ से बताओ यक्स बराबर क्या होगा? 40 घटेगा तो 90 माइनस 40 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 50 अंश। ऐसे ही तो लिखा रहे हैं हम लोग। तो ये कोण जब 50 अंश हो गया तो बच्चों ये भी कोण कितना होगा? 50 अंश। हमें क्या पूछा है? परावर्तन कोण आर पूछा है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 50 अंश। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसे भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। देखो छोटे छोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। हाई स्कूल का सिलेबस आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो उसमें से बच्चों 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस में पूछा जाएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक को आप स्किप मत करिए, उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा पेपर, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लीजिए। तो बच्चों आगे हम लोग एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। तो प्रतिबिंब क्या होता है? देखो जैसे फोटो, इसे आप ऐसे समझो कि जैसे मैं अपना चेहरा देखने जा रहा हूं, ठीक है, मैं अपना चेहरा देखने जा रहा हूं, तो मेरा इस शीशे में जो भी फोटो दिखाई देगा, या आपका इस किसी भी मिरर में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो उसमें जो आपका फोटो दिखाई देता है वो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है बच्चों। आओ इसको समझते हैं कैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो किसी वस्तु या वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो वस्तु क्या होती है? जो अपना चेहरा देखता है, या शीशे के सामने जिस भी किसी चीज को रखोगे वो वस्तु का काम करेगा। जैसे मार्कर को रखोगे तो मार्कर वस्तु का काम करेगा। हम अपने आप को रख रहे हैं तो हम एक वस्तु हो गए, ठीक है। तो यही बात है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, या तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। मतलब किसी बिंदु से प्रकाश किरण आई होगी, अपवर्तन या परावर्तन हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद जिस भी बिंदु पर वास्तव में या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलता है, किसी बिंदु पे परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलता है। एक चीज और ध्यान देना, इसे हम पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, बच्चों पूछेगा कि कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। आभासी प्रतिबिंब क्या होती है? तो आभासी प्रतिबिंब होती है बच्चों कि परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश किरण होगी, परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलेगा। और ये ध्यान देना, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्यान देना, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। किस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो बच्चों आभासी प्रतिबिंब को। एक चीज ध्यान देना और नोट करना इसमें, लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं, इसका हम लोग फोटो ले सकते हैं। तो फोटो लिया जा सकता है, यहां पे ध्यान देना, फोटो लिया जा सकता है,
है। ठीक है, इसका फोटो लिया जा सकता है लेकिन पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो आगे चैप्टर को हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो आगे ये दोनों का जिक्र बहुत ज़्यादा है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, किरण आरेख, इमेज फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आएंगी तो हर एक डायग्राम में ये सारे चीज़ें बच्चों हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि बहुत कम समय में आपका बोर्ड का तैयारी हो सके। तो बच्चों आगे बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई मतलब पेंट पॉलिश, कलई कर दूसरे को परावर्तक बना दिया जाए तो यह निकाय बच्चों दर्पण कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई अगर क्या है, चिकना पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, उसके एक तरफ क्या किया मैंने, पेंट कर दिया, तो वो जो निकाय होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, दर्पण कहलाएगा। ठीक है, दर्पण बच्चों कितने प्रकार का होता है, अगर इसके प्रकार पूछा जाए, दर्पण के प्रकार तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दर्पण, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होगा बच्चों, पहला होगा समतल दर्पण, और इसे आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है, एक हो गया समतल दर्पण, जबकि दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होगा बच्चों, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों गोलीय दर्पण जो होता है, अब ये फिर 2 प्रकार का होगा। एक होगा अवतल दर्पण, जबकि दूसरा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जबकि उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन मिरर। इसको कॉनकेव मिरर, इसको कॉन्वेक्स मिरर, इसको स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलो एक एक को हम लोग पारी पर का अच्छे से देखते हैं। पहला आता है जैसे समतल दर्पण क्या होता है ना। पहले आपको समतल दर्पण को मैं पूरा इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल बताऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समतल दर्पण में बच्चों बहुत से चीजें आप लोग नया चीज सीखेंगे, है ना। समतल दर्पण में बच्चों आप लोग बहुत सी जानकारी नई जानेंगे। तो आइए समतल दर्पण को हम देखते हैं क्या है। देखो, जैसे मेरे पास एक दर्पण है बच्चों, यहाँ पे एक दर्पण है, सीधा एकदम प्लेन है, उसके एक तरफ पॉलिश कर दो ऐसे ऐसे। अब ये जो दर्पण बन के तैयार हुआ बच्चों, कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, चलो इसको अब इरेज कर दे रहा हूं, इसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, पहले समतल दर्पण को मैं पूरा क्लियर कर दूं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको बता ले रहा हूं। चलो, तो बच्चों देखो यहां पे क्या मैं बता रहा हूं कि ये जो समतल दर्पण होगा, इसकी परिभाषा क्या हम लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बच्चों, समतल हो, है ना। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बच्चों हम लोग समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, समतल दर्पण कहते हैं इसको। देखो
इसको मैं अगर चाहता तो बहुत शार्ट में पूरे चैप्टर को बहुत कम समय में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी इस वीडियो को बना रहा हूं जो अभी तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं। उनके लिए भी ये वीडियो, एक भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जा रहा है, सारे टॉपिक को क्रम से करा रहा हूं, तो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होगा बच्चों? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, मतलब प्लेन हो। जैसे देखो, कोई अगर लाइट ऐसे आएगी, इससे टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी। इस दर्पण को बच्चों क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण कहेंगे। यहां पे आप लिख सकते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, चलो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो इसके गुण को मैं बता रहा हूं, समतल दर्पण के गुण। यहां पे ध्यान देना, समतल दर्पण में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आभासी और कैसा बनता है बच्चों? सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसको क्रम से थोड़ा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक ध्यान देना। दूसरा, जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के आकार का ही बनता है। मतलब वस्तु के आकार का क्या बनता है बच्चों? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब समझो कि वस्तु जितनी बड़ी रहेगी, मान लो अगर मेरे सामने एक शीशा है, मतलब एक प्लेन मिरर समतल दर्पण है, उसके सामने जितनी भी बड़ी वस्तु रखेंगे उसमें जो फोटो दिखाई देगा अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही बड़ा बनेगा। कब? जब दर्पण समतल होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस दर्पण का नाम बताओ जिसमें हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, सीधा आभासी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। उस दर्पण का नाम क्या होगा बच्चों? समतल दर्पण होगा। ठीक है, चलो अगली बात की बात करते हैं। अगला जो होगा बच्चों, देखो यहां पे थोड़ा समझ लो कि इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, या फिर इसको रहने दो, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसको ऊपर वाला जो है बच्चों ना, इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। ठीक, बंद नहीं हो रहा है। देखो यहां पे ही समझो, यहां पे बच्चों मान लो वस्तु को देखो। वस्तु मतलब जो भी वस्तु जिसका फोटो देखना है उसको हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखते हैं। तो मान लो इधर क्या रखते हैं? वस्तु। यहां पे एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये मान लो कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है। वस्तु इस दर्पण से मान लो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है? 10 सेंटीमीटर में। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है। तो बच्चों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो आपको ऐसा कभी लगा है जब आप शीशे में मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो लगता है कि आपका डुप्लीकेट उसमें एक और है। जितना दूर आप मिरर से रहते हो उतना दूर उसमें वो पीछे समझ में आता है कि नहीं? जैसे लगो जब आप ऐसे पास आओगे तो वो भी उसमें आपका फोटो पास आएगा, दूर जाओगे तो दूर आएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तो इसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि जितना दूर पे आप रहोगे उसमें आपका जो फोटो होगा उतना ही दूर पर दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण से पीछे समझ में आता है कि उतने ही दूरी पे है। तो हमने कहा कि समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु है, वस्तु मतलब जैसे मैं हो गया,
इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मेरा डुप्लीकेट शैलेश जो दिखाई देगा वो इसमें 10 सेंटीमीटर की पीछे प्रतीत होगा। मतलब दर्पण से जितनी दूर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी बच्चों दर्पण से उतनी ही दूर दर्पण के पीछे बनता है, याद रखना। तो इसके तीसरे गुण में बता सकते हैं, तीसरे गुण में क्या बता सकते हैं कि दर्पण, समतल दर्पण की बात हो रही है ना। दर्पण से जितनी दूर वस्तु होता है दर्पण से उतनी ही दूर, दर्पण से उतनी ही दूरी पर, है ना। दर्पण से जितनी दूर वस्तु होता है दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा बच्चों, उसका फोटो मतलब प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन कहाँ प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे। यहां लिख लेना बच्चों, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों। तो एक और टॉपिक मैंने बताया कि दर्पण से जितनी दूर पे वस्तु होगी बच्चों दर्पण से उतनी ही दूर पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन दर्पण के पीछे। ठीक, चलो अब यहां पे चौथा जो नंबर मैं लिखूंगा, इसका चौथा गुण वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको समझाने के लिए इसे मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं, इसे स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। तो बच्चों एक और टॉपिक है कि इसके गुण में, किसके, समतल दर्पण के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समतल दर्पण में इसको आप क्या करिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, है ना, कि यदि यच ऊंचाई की वस्तु को समतल दर्पण के सामने पूरा देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान देना, अगर यच ऊंचाई की वस्तु है उसको पूरा देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो बच्चों h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, h/2। एकदम जान जाना कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ऑप्शन में अपना h ही करके चले आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे मैं कहा कि बताओ 2 मीटर की हाइट, मतलब 2 मीटर कोई आदमी लंबा है, समतल दर्पण में उसको पूरा देखना है तो दर्पण की हाइट कितनी मीटर होनी चाहिए बच्चों, दर्पण की हाइट जो होगी वो 1 मीटर होनी चाहिए, मतलब इसका आधा। ठीक है, अगर मैंने कहा 50 सेंटीमीटर की वस्तु है, इसको समतल दर्पण में पूरा देखना है तो इस वस्तु की हाइट 50 सेंटीमीटर है, वस्तु की हाइट 50 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा होना चाहिए। तो जब इसका आधा रहेगा तो दर्पण में वस्तु पूरी दिख जाएगी। समझ में आया। चलो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ एक वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेमी का दर्पण है, 10 सेमी लंबा एक दर्पण है। दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है, उसमें पूरी दिखाई दे रही है। तो बताओ वस्तु की हाइट कितनी होगी। तो बच्चों जब दर्पण 10 है तो हाइट कितना होगा, हाइट 20 सेंटीमीटर होगा। ये वस्तु की हाइट कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगा, तब तो इसका आधा दर्पण हुआ। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो समतल दर्पण के गुण को एक बार फिर से देख लेते हैं। दर्पण में गुण में क्या होगा बच्चों, पहला इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब हमेशा बनता है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे। चौथा नंबर इसका गुण क्या था, यदि h ऊंचाई की वस्तु को समतल दर्पण में पूरा देखना होगा तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बच्चों, समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन है समतल दर्पण पर आधारित कि एक वस्तु समतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है।
तो बताओ दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। दूसरा पूछा है बच्चों इसमें कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। चलो पहले समतल दर्पण को बना लो। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, समतल दर्पण बच्चों। समतल दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वह वस्तु है। यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु है, ठीक है बच्चों। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, तो बताओ दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होता है प्रतिबिंब भी तो दर्पण से उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे बनता है। तो ये भी दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले का आंसर जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। दूसरा क्या है बच्चों, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। ऑप्शन आपको दे रहा हूं 20 सेंटीमीटर, दूसरे का ऑप्शन दे रहा हूं 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 0। बताओ देखो क्वेश्चन है वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वस्तु कहाँ है, यहां है। प्रतिबिंब कहाँ है, यहां है। इनके बीच की पूरी दूरी कितनी होगी, 20 ए हुई, 20 ए तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आया। इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन को घुमा के कभी कभी दे देता है कि बताओ एक समतल दर्पण है, यदि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बच्चों 15 सेंटीमीटर है। इस बार ध्यान देना वस्तु नहीं दिया है, प्रतिबिंब दिया है। तो प्रतिबिंब तो पीछे बनता है, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दे दिया तो पूछ देगा बताओ दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितना होगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब जब 15 है तो वस्तु भी तो 15 ही होगा। फिर कभी कभी दे देता है कि प्रतिबिंब से वस्तु के बीच की दूरी बताओ, तो 15 और 15 कितना होगा, 30। क्वेश्चन में ये चीजें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बच्चों ये ध्यान देना कि किसके किसके बीच की दूरी पूछा है, ये जरूर ध्यान देना। एक क्वेश्चन में और पूछ रहा हूं आप लोगों से बताना, इसे स्क्रीनशॉट कर लो। चलो यहां पर ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बच्चों मैं एक क्वेश्चन दिया कि एक समतल दर्पण है, मान लेते हैं कि इससे यहां पे वस्तु है और यहां पे क्या है, इसका प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है। इसके बीच की दूरी दे दिया है कितना, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इस बार दे दिया है कि एक समतल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो पूछ दिया है, तब बताओ पहला नंबर दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। अब ये बताओ वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी 50 दिया है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी मतलब इससे इसके बीच की दूरी कितना होगा। तो सोचो ये 50 है तो इसका आधा करोगे तो ये 25 होगा, ये भी 25, तो कितना होगा बच्चों, इसका दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही पूछता दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये भी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब मैं एक ऐसा समतल दर्पण पे न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कब, जब आप 10th का एग्जाम दे लेंगे, या कभी कभी 10th के एग्जाम में तो बोर्ड नहीं पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हाँ आगे कंपटीशन में जरूर पूछा जा सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि 10th में आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं आए। आप बच्चों 10th में अगर पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में है समतल दर्पण प्लेन मिरर, तो आपको ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा था या पहले से जानकारी थी, जिसको मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, मान लो ये एक प्लेन मिरर है। क्या है बच्चों, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इसके सामने मान लो यहां पे एक वस्तु रखी गई है। और अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे,
जैसे देखो इस समय वस्तु क्या हो रही है, ये जो वस्तु है, वस्तु इस तरफ गति कर रही है। जैसे मैं एक समतल दर्पण है और यहाँ पे एक क्या है, मार्कर वस्तु है। अब इस समय क्या था, अभी तक तो हमने ये जाना था कि कितनी दूरी पे है, क्या क्या ये चीजें। अब गति करके जैसे मैं कहूंगा कि ये मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसके तरफ जा रही है, तो बताओ उसका जो फोटो जब ये इसके तरफ जाएगा तो उसमें उसका जो चेहरा दिखाई देगा वो भी लगेगा कि इसके पास आ रहा है, तो वो कितने चाल से आएगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा बच्चों कि बताओ ये वस्तु भी दर्पण की तरफ जा रही है, दर्पण भी वस्तु की तरफ, जैसे ऐसे, तो बताओ उसका फोटो जो दिखाई देगा, प्रतिबिंब की चाल कितनी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु आ रही है दर्पण की ओर, और दर्पण 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु की ओर जा रही है, तो बताओ प्रतिबिंब की चाल क्या होगी और किधर को प्रतिबिंब जा रहा। ठीक है, प्रतिबिंब किधर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे। देखो जैसे वस्तु मैंने कहा इधर कितने, जैसे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ये दर्पण है, दर्पण की चाल को हम कह सकते हैं VM, VM, यम मतलब मिरर। वस्तु की चाल को बोलेंगे VO, क्या बोलेंगे बच्चों, VO। और जो इधर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की चाल को बोलेंगे VI, I मतलब इमेज होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना, पहले चिन्ह ध्यान देना, जो भी इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा उसको प्लस साइन लेना, और जो उधर से इधर आएगा उसको माइनस साइन लेना। अगर आपका आंसर इधर से इधर को आ रहा है तो समझ जाना कि उसका आंसर माइनस में आएगा। समझ में आया। इधर से इधर को जाते हो तो उसका आंसर या उसका साइन हम प्लस में लेंगे। इस दो चीजों को ध्यान देना। अब क्या है, पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक मिरर की ओर जा रही है, मिरर ऐसे रुका हुआ है, तो बताओ जो वस्तु की चाल होगा वो VO होगा बच्चों, VO, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो पूछेगा बताओ प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी। तो सूत्र होता है, एक सूत्र याद रखिएगा, VI बराबर कितना होता है, 2VM माइनस VO होता है बच्चों। 2VI बराबर 2VM माइनस VO होता है। अब बताओ VI पूछा है, प्रतिबिंब की चाल इसको रहने देंगे, 2 × VM। बताओ ये दर्पण कहीं इधर उधर हो रहा है, नहीं, ये रुका हुआ, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, 0 माइनस VO। वस्तु किधर को जा रही है, इधर को जा रही है, कितने चाल से, 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो जब उधर को जा रही है तो प्लस साइन लोगे, तो इस यहाँ पे रखोगे 3, तो बच्चों ये 0 का गुणा 2 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड आएगा VI, मतलब प्रतिबिंब की चाल। माइनस में आने का मतलब क्या हो रहा है, प्रतिबिंब इधर को आता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात इसको ऐसे समझो, मेरे सामने एक दर्पण हो गया, मैं एक वस्तु हो गया, मैं उसके सामने 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा जो फोटो उसमें मेरा मतलब एक और शैलेश जो दिखाई देंगे वो उधर से 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर आते हुए प्रतीत होंगे बच्चों। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में तो पूछा जाता है। जो बच्चे 12वीं के बोर्ड के एग्जाम देंगे या 12वीं के बाद CUT या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने वाले हैं, मिरर पे ए टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। या फिर और वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं बच्चों, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन है कि एक मिरर है, एक मिरर है, इसकी चाल क्या है, VM। यहां पे एक वस्तु है, वस्तु मान लेते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मिरर की ओर जा रही है, और मिरर भी क्या हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उधर ही की ओर जा रहा है। जैसे देखो ये मिरर हो गया, इसको 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर जा रहा है, मैं इसके पीछे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा हूं, तो मेरा जो इसमें फोटो दिखाई देगा वो कितना होगा,
उसकी चाल क्या होगी। तो देखो ये जो होगा VO का मान दे दिया, ये VM का मान दे दिया, आपसे पूछा है VI कितना होगा। तो VI बराबर क्या होता है बच्चों, 2VM माइनस VO होता है। तो 2 इंटू VM का मान कितना रखोगे, VM यम का वेलोसिटी मतलब मिरर की वेलोसिटी उधर को ही जा रहा है तो 2 रखोगे प्लस में ही, माइनस VO कितना है बच्चों 3, तो यहाँ 3 रखना, 2 दूना के 4 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो प्रतिबिंब होगी बच्चों, ये प्रतिबिंब की जो चाल होगी 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ प्रतिबिंब मेरे तरफ आता हुआ प्रतीत होगा कि मुझसे दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। देखो VI का मान बताओ किधर आया, प्लस में आया, प्लस में मतलब किधर को, उधर जा रहा होगा कि इधर आ रहा होगा। आपको मैंने बताया प्लस में आने का मतलब कि उधर जा रहा होगा। तो बच्चों ध्यान देना, दर्पण से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। अगर मैं 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, समतल दर्पण 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, दोनों लोग उधर को जा रहे होंगे तो उसमें मेरा डुप्लीकेट जो शैलेश होगा वो दर्पण से दूर मतलब वो भी उधर को जाता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन उसकी चाल कितनी हो जाएगी बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं, देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो मान लेते हैं बच्चों, जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि एक मिरर है बच्चों, ये मिरर है, ये मिरर को इसका जो चाल है मान लेते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर लाते हैं, और यहां पे जो वस्तु है, ये जो वस्तु है इधर से इधर को जा रही है 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो बताओ प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो आपको पता होगा कि VI बराबर क्या होता है 2VM माइनस VO होता है। ठीक है बच्चों, ब्लू वाला की, हाँ ब्लू। अब बताओ 2 इंटू VM का मान बताओ कितना रखोगे, VM मतलब मिरर की चाल कितना रखोगे। मिरर बच्चों कितने के चाल से इधर आ रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ इधर आ रहा है तो साइन क्या रखोगे माइनस, तो यहां रखेंगे -4 माइनस VO मतलब ऑब्जेक्ट की चाल उधर जा रहा है तो 3 रखोगे। अब बताओ 4 दूना के माइनस में 8 हो जाएगा, -3 बराबर -11 मीटर प्रति सेकेंड VI का मान। अब देखो अगर मैं कहा कि 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वस्तु जा रही है मिरर की तरफ, मिरर आ रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु की ओर, तो प्रतिबिंब किधर को और कितने चाल से जाएगा, तो प्रतिबिंब की चाल बच्चों कितना हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। VI का जो चाल होगा वो 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किधर आएगा, साइन बताओ क्या है माइनस, तो आपकी तरफ ही आता हुआ प्रतीत होगा बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग लगाइए। तो एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखो गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, लेकिन आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा और आंसर जरूर से दीजिएगा। वो आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका जो शेयर होगा बच्चों, वो हर एक यूट्यूबर या हर एक टीचर्स को, अगर बच्चा का फीडबैक अच्छा आता है तो उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन ये रहा कि एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, समतल दर्पण की ओर वस्तु जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तथा दर्पण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु की ओर आ रहा है, तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों उसकी चाल क्या होगी तथा प्रतिबिंब किस तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। इसे आप मेरे YouTube चैनल KDS सोनभद्र, ठीक है बच्चों, KDS सोनभद्र पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर इसे मेरे FB अकाउंट पे, फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी मुझे बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तब भी बताइएगा। दोस्तों आप मेरे जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे उस पे मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना दोस्तों। चलो
तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर बच्चों। तो बच्चों एक और टॉपिक है, पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है। देखो, आप जब भी स्कूल जाने के लिए तैयार होते होगे तो आप क्या करते होगे, शीशा के सामने जाते होगे और ऐसे ऐसे बाल को झालते होगे। ऐसा होता है कि नहीं है? तो इमेजिन करो कि जब अगर हम शीशा के सामने अपने इस वाले अगर बाएं हाथ को ऐसे उठाऊंगा तो बच्चों उसमें क्या होता है कि उसमें हमको हमारा जो फोटो दिखाई देगा उसमें उसका दाहिना हाथ उठता हुआ समझ में आएगा। अगर हम अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ हिल रहा है। तो ऐसे या यह जो घटना घटती है या ये जो घटना होती है बच्चों, इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्श्व उत्क्रमण। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बताओगे कि जब अभी देखो सारे टॉपिक समतल दर्पण पे है, समतल दर्पण पे आधारित है बच्चों। तो जब हम समतल दर्पण के सामने अपने बाएं हाथ को हिलाते हैं तो उसमें हमारा दाहिना हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। यह घटना पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। इसे लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप समझ गए होंगे कि जब हम समतल दर्पण के सामने अपने बाएं हाथ को हिलाएंगे तो हमारा दाहिना हाथ हिलता हुआ दिखाई देगा या प्रतीत होता है। ये जो घटना हो रही है इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, एक और चीज जानना कि इससे बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से देखना, एक चीज ध्यान देना कि पार्श्व उत्क्रमण पे आधारित रीजनिंग होती है, एक सब्जेक्ट रीजनिंग होता है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा P समतल दर्पण के सामने ऐसे समतल दर्पण है तो P को जब देखोगे तो P ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा कि नहीं? P क्या होगा बच्चों? उल्टा दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा समतल दर्पण ए है, समतल दर्पण के सामने B रखा तो B कैसे दिखाई देगा बच्चों? ऐसे। ठीक है, मतलब B ऐसे दिखाई देगा। अगर बच्चों समतल दर्पण के सामने हमने D रखा तो उसमें D कैसे दिखाई देगा? ऐसे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताओ K का पार्श्व उत्क्रमण निम्न में से कौन होगा। तो आपको विकल्प दे दिया ऐसे, इस टाइप से K बना दिया, एक K ये बना दिया, एक K ये बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक नन ऑफ दिस। तो बताओ जब इसको आप शीशा के सामने समतल दर्पण के देखोगे तो इसका पार्श्व उत्क्रमण कैसे होगा? इस टाइप से उल्टा हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ऐसे मार दोगे आप टिक। ठीक है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। इस जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसका रूल आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड हैं अल्फाबेट में जिनका पार्श्व क्रम नहीं होता है। ऐसा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसका पार्श्व क्रम नहीं होता है लेकिन उसका चेंजिंग नहीं होता है, प्रतीत हमको नहीं होता है कि नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन हो चुका होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि ए का पार्श्व क्रम क्या होगा तो ए का ए ही होता है, मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आप बोल सकते हैं, अगर कभी ऑप्शन में आपको ऐसे आएगा कि निम्न में से किसका पार्श्व क्रम नहीं होता है तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि ए का नहीं होता है, बी का, डब्ल्यू का, एक्स का, एच का, आई का, ओ का, टी का, यू का, एम का, वाई का। जैसे ओ को रखोगे तो ओ भी ऐसे ही दिखाई देगा, वाई है ना, बड़ा वाला अगर वाई है तो ए भी बड़ा वाला वाई भी ऐसे ही दिखाई देगा। यम है बच्चों तो यम का यम ही दिखाई देता है, डब्लू है तो इसका डब्लू ही दिखाई देगा, टी है तो टी का टी ही दिखाई देगा, एक्स है तो एक्स का एक्स ही दिखाई देगा कि नहीं। एच है तो एच का पार्श्व उत्क्रमण क्या दिखाई देगा? एच ही दिखाई देगा। समझ में आया? आई है बच्चों, देखो आई, यहां पर मैंने आई लिखा और ये समतल दर्पण लगाया। ये देखो समतल दर्पण को कलई कर लेना, ये हर जगह बच्चों पालिश रहेगा ना। समतल दर्पण हर जगह क्या होता है? एक तरफ पालिश किया होता है।
मैं थोड़ा फास्ट बताया हूँ तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण जहाँ भी आएगा बेटा उसे क्या करोगे आप लोग, पॉलिश कर लोगे। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हुआ कि समतल दर्पण के सामने आई को मैंने रखा। अब आई का पार्श्व उत्क्रमण कैसा होगा, तो आई का क्या होगा, आई ही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड आपको याद करने हैं जिनके पास उत्क्रमण वही होता है ना, चेंज नहीं होता, मतलब सेम चीजें ही होती है। तो इसमें से भी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में एमसीक्यूज में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जनरली ज्यादातर बोर्ड वाले बच्चों का ये पिछले जो 2-3 टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बहुत से सारे चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं बच्चों। तो इन सारे चीजों को देख लो। और अब एक चीज और ध्यान देना, समतल दर्पण का बच्चों यूज जो होता है, उपयोग हम कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं अगर पूछा जाएगा तो प्रतिदिन चेहरा देखने में करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं। ठीक है, अगर वही बात चलेगी कि जैसे दाढ़ी ओढ़ी बनाने वाला होता है जो दर्पण, समतल दर्पण जो यूज किया जाता है हजामत करने में, तो वहां पर अवतल दर्पण होता है बच्चों। तो दर्पण पे आधारित, अभी हम समतल दर्पण पे आधारित ये वीडियो थी और परावर्तन पे आधारित थी। अगली जो वीडियो, इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है बच्चों, वो देखो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम लोग और ज़्यादा न्यूमेरिकल देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे उसमें दर्पण द्वारा, जैसे गोलीय दर्पण। अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, इसका अगला जो पार्ट होगा बच्चों स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के पूरा मैराथन क्लास होगी। 2-3 या 4 क्लास, 3 से 4 क्लास के बीच में ही, मतलब अंदर ही पूरे साल भर की फिजिक्स को पूरे डिटेल से खत्म करना है। समझ में आया? 2-3 से ज्यादा मतलब बहुत होगा तो 4 वीडियो होगा, और 4 वीडियो में बच्चों पूरे साल भर की फिजिक्स कक्षा 10वीं की हम लोग, और वो भी पूरे डिटेल से, कोई भी टॉपिक को स्किप किए बिना खत्म करेंगे। साथ ही साथ बच्चों बीच बीच में 12वीं की भी बच्चे जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका भी। बच्चों अगला टॉपिक हमारा रहेगा गोलीय दर्पण। क्या रहेगा? गोलीय दर्पण। इस चैप्टर को या इस वीडियो को जो आएगा ये भी मैराथन वीडियो रहेगा, अर्थात कह सकते हैं 1 घंटे से कम की वीडियो नहीं होगी। लेकिन बच्चों इसमें जितने छोटे छोटे टॉपिक होंगे पूरे खत्म करेंगे हम लोग। इस वीडियो को देखने से आप लोगों का एक बेनिफिट ये होगा कि आगे जो लेंस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो उसमें नहीं के बराबर टाइम लगेगा बच्चों, डायरेक्ट हम लोग ह्यूमन आइज पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो और किसी को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।